बता दिया, इसका मतलब है कि अब मैं कंप्लीटली मॉनिटर हो रही हूँ। बड़ा एक लॉस्ट ज़िंदगी में उठा चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड कोरोना की वज़ह से जा चुके हैं। मैं समझती हूँ अगर अपने लिए नहीं करना चाह रहे तो दूसरों के लिए कर लो, सदका जारिया समझ के कर लो। ये भी बताऊँ कि ये सेकंड टाइम रिकॉर्ड हो रहा है इंटरव्यू, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये करप्ट हो गई फाइल। इतनी जल्दी टर्किश फ्लुएंट नहीं हो सकते आप। लोग नहीं लोग मानते, इस लोगों को ये मानना पड़ेगा, और नहीं जो नहीं मानते देखें हमारा हक है बताना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ फ्रीहा आपी के साथ दोबारा, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद आया हूँ। अभी मैं पाकिस्तान में हूँ और ये टर्की में है, क्योंकि मैं इधर पाकिस्तान में शिफ्ट हूँ, सबको पता है, ग्रुप वालों को पता है, और मैंने वीडियो भी लगाई थी जिस वजह से मैं शिफ्ट हुआ हूँ। तो अभी ये फ्रीहा आपी के साथ इसलिए मौजूद हूँ, इन्होंने अभी रिसेंटली वैक्सीन लगाई है कोरोना की। तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आप सबसे, ताकि आप सबको पता चल सके कि इसमें क्या प्रोसीजर है वहाँ पे टर्की में, इसका किस तरह से ये इसको मैनेज कर सकते हैं हम, और किस तरह स्टेप बाय स्टेप ये सब आपको बताएंगी कि किस तरह से इन्होंने वो इसका प्रोसीजर कंप्लीट किया है। तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रीहा आपी, क्या हाल है आपका? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हामिद? ठीक है आप? एंड थैंक यू वेरी मच सबसे पहले कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ बोल सकूं या कुछ कह सकूं, या आपकी ग्रुप का हिस्सा ऑलरेडी मैं हूं और टर्किश कम्युनिटी में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं। तो मैंने 9 तारीख को ये डिसीजन लिया था कि मैंने वैक्सीन करानी है, क्योंकि जैसे ही टर्किश गवर्नमेंट ने ये रिलैक्स किया कि उन्होंने 45 एंड ऑनवर्ड कर दिया है, तो मैं उस एज में स्टैंड कर रही थी, तो मैंने कहा कि मैं ये मौका हासिल कर लूँ। क्योंकि मुझे पता था कि मैंने फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करनी है और हर दफ़ा पीसीआर और अब आगे जो है वो उनको कोविड सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो मैंने इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठाया और फ़ौरन से ही जैसे ही रात में अनाउंस हुआ और मैंने सुबह वो जो है अपने रजिस्टर्ड करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने रजिस्टर्ड करने की कोशिश की, हुआ ये कि मुझे पता चला कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ एकदम से। तो वो पता चला कि क्योंकि मैंने ई-दवालत नहीं लिया हुआ, तो मैं नहीं रजिस्टर्ड कर सकती। फिर मैंने इन्फॉर्मेशंस दी कि वो कैसे लेते हैं, फिर पता चला जीपी पे देते जाना है, वहाँ जाके, और आपने पर्सनली खुद जाना होता है। ये नहीं है कि आप किसी ऑफ़िस के किसी बंदे को भेज दें या अपने बिहाफ़ पे किसी को भेज दें। आपने खुद से जाना है, किसी को अथॉरिटी नहीं होगी कि वो आपके रहते पे से ईद वाला ले सके। तो मैं वहाँ जाके अपना रजिस्टर्ड किया, उसके बाद फिर जब मैंने प्रोसेस किया तो उसने मेरा एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा ई-12 में ई-नब्स का एक एप्लीकेशन थी, साइन था, फिर ई-नब्स पे गए और ई-नब्स पे जाके मैंने रजिस्टर्ड किया। तो जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन माँगी, उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने घर पे लगवानी है वैक्सीन या आपने हॉस्पिटल जाके करना है। तो मैंने, क्योंकि मैं मेरे साथ टर्की ट्रांसलेटर होना बहुत ज़रूरी है इस सारे प्रोसीजर्स में, क्योंकि ये जो ई-दवालत है इसकी कोई इंग्लिश वर्ज़न नहीं है, ये टर्किश में ही है, क्योंकि गवर्नमेंट का है। तो इसके अंदर एक्चुअली ई-दवालत का मैं थोड़ा-सा बता दूँ इंट्रोडक्शन, कि ये एक इनकी गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, जो कि आपको पूरी तरह से मॉनिटर कर रही है। और मुझे आज पता चला कि ये इतनी, उसका नुकसान क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। 3-4 दिन बाद रजिस्टर्ड होने के बाद आज मैं जब अपनी बेटी का कार्ड बस पे यूज़ किया, तो उसने बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हारा कार्ड नहीं है। हालाँकि पहले मैं किसी का भी कार्ड बस पे यूज़ कर रही थी, तो मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन आज जो है वो उन्होंने बता दिया। इसका मतलब है कि अब मैं कंप्लीटली मॉनिटर हो रही हूँ हर वे से, और मैं जहाँ-जहाँ अपनी एंट्री देती हूँ इकामत की, जहाँ-जहाँ मुझे इकामत से रजिस्टर्ड हूँ, वो सारी फाइल्स मेरी बन रही हैं, चाहे वो इंटीरियर में है, चाहे वो हेल्थ में है, चाहे वो ट्रैफिक रेलेवेंसी है, चाहे वो बैंक है, चाहे फाइनेंस है, चाहे कोई किसी भी इदारे में मैं जाती हूँ, कहीं मैंने अपना इकामत अगर डिपॉज़िट किया है किसी विज़िट के लिए भी, तो वो भी वहाँ पे उसकी भी डिटेल्स मौजूद हैं ई-दवालत में। तो अब पूरी पूरी तरह से हम गवर्नमेंट जो है वो हमें मॉनिटर कर रही है ई-दवालत की वज़ह से। फ़ायदा इसका ये है कि अब हम हर हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड हैं, हर बैंक में रजिस्टर्ड हैं, हर जगह रजिस्टर्ड हैं। लीगली वी हैव ऑल अथॉरिटीज़ के जो हम एज़ अ लीगल ऑथेंटिक हो गए कि अब कहीं पे भी अगर कहीं मेरी इकामत भी मिसप्लेस होती है, कुछ होती है, लेकिन मैं ई-दवालत
के पासवर्ड से उनको अपना खोल के सारा रिकॉर्ड चेक करवा सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये थोड़ा-सा पॉज़िटिव है। तो वहाँ से फिर मैंने ई-नर्व्स पे गई। ई-नर्व्स पे जाके जब मैंने रजिस्टर्ड किया, उन्होंने हॉस्पिटल्स की मुझसे प्रेफ़रेंस माँगी। मैंने उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रेफ़र किया। और उस उन्होंने पूछा कि जो आपके करीब में है, उन हॉस्पिटल्स में से आप लेना चाहेंगे? मैंने ऑब्वियसली येस कहा। लेकिन फिर उन्होंने मुझसे जो सेकंड ऑप्शन आई कि आपने कौन-सी वैक्सीन लेनी है? 2 वैक्सीन्स की मेरे पास ऑप्शन थी। एक तो सिनोवैक की थी और एक बायोनटेक की। मैंने बायोनटेक ली क्योंकि फाइज़र से रेलेवेंट है, तो मैंने बायोनटेक की करने के बाद जो है मैंने उन्होंने कहा कि आपके करीब के जो-जो हॉस्पिटल्स हैं, इनमें जो आप प्रेफ़रेंस दे रही हैं, उनमें बायोनटेक नहीं है, उधर सिनोवैक है, तो हम सिनोवैक पे चले जाएँ। मैंने कहा नो, अब मुझे बायोनटेक ही चाहिए। फिर मैंने उनसे कहा कि फिर मुझे कोई-सा भी आप हॉस्पिटल दे दें इस्तांबुल में, मैं चली जाऊँगी। तो फिर वो उन्होंने मुझे फिर भी 3 किलोमीटर्स अवे जो है मेरा एक हॉस्पिटल उन्होंने मुझे असाइन किया। और इवन इतना फ़ास्ट प्रोसीजर था कि उन्होंने सेम डे की भी मुझे ऑप्शन दी कि आप सेम डे में भी करवा सकती हैं। मैं 3 बजे कर रही थी प्रोसेस ऑफ़िस से, तो मुझे मैं करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा टाइम आपके पास स्लॉट जो है वो 2 आवर्स का है, इसके अंदर अगर आप मैनेज कर सकती हैं तो आप चली जाएँ। मैंने कहा मुझे इतनी जल्दी नहीं है, मैं नेक्स्ट डे का ले लेती हूँ। फिर मुझे उन्होंने 1 दिन छोड़ के 12th की उन्होंने मुझे डेट दी और 12th को मैंने सैटरडे को सुबह 10 बजे मेरी वैक्सीन 10 बजने से पहले वैक्सीन हो गई थी। टाइम मेरा 10 बजे का था, लेकिन मैं 9:30 पौने 10 बजे चली गई थी। वहाँ भी जब मैं गई हूँ, तो फिर मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने साथ कोई टर्किश अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा साथ लेके जाएँ, जो आपका जो फ़ॉर्म है वो फ़िल अप करने के लिए वैसे तो कोई ना कोई आपको वहाँ पे हेल्प कर ही देगा, अगर कोई इंग्लिश जानता होगा। क्योंकि इतनी पब्लिक होती है, अवाम होती है, वो आपको हेल्प कर देते हैं, या आपका गूगल ट्रांसलेटर से भी आप स्क्रीन रीड कर सकते हैं। तो मैंने वो वहाँ पे फ़ॉर्म सबसे पहले फ़िल अप किया, उसके बाद अपनी इकामत उनको डोर पे जमा कराई। जो जहाँ पे वैक्सीन होनी थी, वहाँ पे उन्होंने मेरी इकामत कर लिया और मुझे उन्होंने कहा आप बैठें। 5 मिनट बाद उन्होंने मेरा नाम लिया और मुझे अंदर बुलाया और मेरे उन्होंने इंजेक्शन पूरे प्रोटोकॉल के साथ लगाया। प्रोटोकॉल मीन्स के बहुत सॉफ्ट वे में, कोई बदतमीज़ी नहीं थी, कोई हार्श नहीं थे, कुछ भी नहीं था, और बड़े तहम्मुल और प्यार के साथ उन्होंने हैंडल किया। और उन्होंने जो है डॉक्टर और वहाँ पे स्टाफ थी, उन दोनों ने मिलके हैंडल कर रहे थे और वो उन्होंने वैक्सीन दी। तो ओवरऑल तो ये प्रोसीजर मुझे बहुत सिंपल सा ही लगा और सब कुछ है। उसके बाद मेरी जो डेट सेकंड डोज़ की आई है, वो 26 जुलाई की आई है। और 26 जुलाई जो मैं अनफॉर्च्यूनेटली मैं फ्लाई भी कर रही हूँ पाकिस्तान के लिए। अभी कल मुझे किसी ने ये ग्रुप्स में ही बताया कि शायद वो कोई 7 दिन लगते हैं सर्टिफ़िकेशन के और ये वो। तो वो आज मैं कतर एयरवेज़ से भी कन्फर्म करना है मुझे कि क्या है, ट्रैवल कर सकते हैं हम सेम सेम डे में कि नहीं? अदरवाइज़ फिर मैं अपनी सीट को दोबारा आगे करूँगी थोड़ा-सा और मुझे फिर चेंज करनी पड़ेगी। बाकी ये सारा सिंपल सा प्रोसीजर है। और मैं फिर यही कहूँगी कि सारे लोग जो हैं इसको रजिस्टर्ड करें जैसे भी हो सकता है। कुछ क्वेरीज़ मुझे आ रही थी क्योंकि मैंने ग्रुप में ऑरली बता दिया था, तो ग्रुप के थ्रू मुझे कुछ क्वेरीज़ आ रही थी, लोगों ने अप्लाई करने की कोशिश की है। कुछ को कल मेरा ख़्याल में डेट्स नहीं मिल रही थी। कल मेरा जो है उनका संडे था और शायद ऑफ था या कुछ सिस्टम ऑफ थे या कुछ था, तो वो लोग रजिस्टर नहीं हो पा रहे थे। तो मैक्सिमम मैं कहूँगी अगर बायोनटेक की तरफ जाना है, फाइज़र की तरफ जाना है, तो आप लोग कोशिश करें कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अवेल कर लें, क्योंकि टर्किश भी सारे उसी को प्रेफ़र कर रहे हैं। और ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने ट्रैवल करना है, ख़ास तौर पे जो फ़ॉरेनर्स हैं जिनकी ट्रैवलिंग टुवर्ड्स यूरोप और अमेरिका है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ही है। ले तो उसमें फाइज़र जो है वो रिक्वायर्ड है, वो लोग उसी को अथॉरिटी कर रहे हैं और उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं। बाकी इस ईस्ट फार में और शायद चाइना वगैरह की साइड में चाइनीज़ को है, लेकिन एक वक़्त में 2-2 वैक्सीन्स तो लग नहीं सकती, तो फाइज़र जो है मोस्टली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ ज़्यादा है, तो इसलिए इसको अवेल करें सब। और फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं था। और बस दैट्स इट। हामिद, कोई क्वेश्चन? इसके अलावा आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं आया, यानी कि वैक्सीन लगाने के बाद जैसे लोग कह रहे हैं कि हाँ, कोई प्रॉब्लम हो ये रही मैं है, ये बता ऐसा कोई ये मैं प्रॉब्लम तो नहीं है? बताती हूँ कि आज मैं आप काफ़ी बल्कि मुश्किल से अपने आप को उठाया है इंटरव्यू देने के लिए।
मेरे साथ ये हुआ कि फर्स्ट डे तो मुझे इतना पता नहीं चला, सेकंड डे जो है मेरे में थोड़ा एनर्जी लेवल कम था। मैं फिर भी थोड़ा बाहर निकली और ऑफिस वगैरह को मैंने वो ऑफिस तो नहीं था, सैटरडे संडे था, तो मैं थोड़ा बाहर निकल के कोशिश की कि चलो अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करूं, लेकिन फिर भी उसमें एनर्जी लेवल बहुत कम था। और आज जो थर्ड डे था, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी बिल्ड हो रही होती है और आपके अपनी बॉडी इम्यून सिस्टम जो है वो फाइट कर रहा होता है अगेंस्ट पैथोजन जो भी हमने इंडक्ट की है, तो उस वक्त आपको जो वीकनेस है, चेंजेस थोड़ी बॉडी को लगती हैं। यानी अननेसेसरीली मुझे नींद आती जा रही थी और मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बस गिरने वाली हूँ, मुझे समझ नहीं आता कुछ हो रहा है बॉडी में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे टेम्परेचर नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे हेडेक नहीं हुई, कोई नोजिया नहीं हुआ, कोई ऐसा हार्श रिएक्शन नहीं हुआ। बस ये हुआ है कि थोड़ी-सी वीकनेस फ़ील हुई है, जिसकी वज़ह से मुझे बार-बार सब कह रहे हैं पानी पिएँ, जूसेस पिएँ और अच्छा डाइट अच्छी करें। तो वो मैं थोड़ा-सा उस पे फ़ोकस कर रही हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा हिलाया है उसने वैक्सीन ने अंदर से, जिसे हम कहते हैं थोड़ा-सा झटका मारा है। तो फिर पैरासिटामोल की 2 गोलियाँ खाई थी मैंने, उससे ठीक हो गई थी। क्योंकि सेकंड डे पेन हुआ था बाज़ू में, कहते हैं पेन भी काफ़ी होता है बाज़ू में, लेकिन हल्का-सा हुआ था, वो तो हर वैक्सीन के बाद होता है जिस तरह वैसा था। और मैं समझती हूँ कि लगवा ही लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं अपना रेफ़रेंस से फिर मैं ये रेफ़रेंस कोट कर ही देती हूँ कि मैं कोरोना की वज़ह से बड़ा एक लॉस्ट ज़िंदगी में उठा चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड कोरोना की वज़ह से जा चुके हैं। तो इसलिए मैं मेरी नज़र में कोरोना जो है वो काफ़ी खतरनाक चीज़ है। यानी ये है, कोरोना है, जिस तरह हम कहते हैं ना कोरोना नहीं है, मैं भी उन्हीं लोगों में से थी जो कहती थी कोरोना नहीं है। यानी जब मेरे हस्बैंड को कोरोना उनसे 1 हफ्ते पहले मैं उन्हें कह रही थी, मैंने कहा आपके किसी फ्रेंड को हुआ? कहते नहीं। मैंने कहा मेरे किसी फ्रेंड को हुआ? कहते नहीं। तो मैंने कहा फिर कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट सारे ग्रांट्स देने के लिए कर रही है, हाइप क्रिएट हो रही है, ये हो रहा है। लेकिन अल्लाह ने हमें दिखा दिया कि कोरोना है, और उसी कोरोना ने मेरे समझे घर में इतना बड़ा मेरा लॉस हो गया ज़िंदगी का। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें उसको देखना चाहिए, और उसकी प्रिकॉशन खाली यही है कि हम एटलीस्ट मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन इससे ये है जितनी मेरी स्टडीज़ है, क्योंकि मेरा खुद भी बायोस के साथ थोड़ा-सा रेलेवेंसी है। तो इसका ये ज़रूर है कि आपकी जो सेवेरिटी है ना, जो आपका स्वेयर अटैक है, वो कम हो जाएगा। आप उत खुदा ना ख़ास्ता वेंटिलेटर पे जाने से बच जाएँगे। ऑल्दो कि इसके लिए बड़ी-बड़ी किस्म की कंट्रोवर्शियल बातें भी हैं। अभी मेरे एक जानने वाले हैं, उनको दुबई से दोनों वैक्सीन्स लगी और वो पाकिस्तान गए तो उनकी डेथ कोरोना से ही हुई। तो पता नहीं जो कुछ भी है, लेकिन आज हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये कर लेना चाहिए जब हम अपने बच्चों की खातिर, अपनी फैमिली की खातिर मेरा ख़्याल में कर लें। ऊपर मौत ज़िंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन एक अगर ऑप्शन है आपके पास और इस पे इतना काम हो रहा है, तो हमें इसको अवेल करना चाहिए और कर लेना चाहिए। आई थिंक सो। ठीक है, तो फिर अभी आपने असल में आपने बहुत बड़ा लॉस उठाया इसकी वजह से, अल्लाह आपको भी सब्र दे इस चीज़ का। तो हमें सबको ये समझना पड़ेगा, ये जो चीज़ ये तो है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। शुरू में था हम कहते थे, लेकिन अब तो हमने खुद मेरी अपनी फैमिलीज़ में ऐसे 2 डेथ हुई हैं लोगों की कोरोना की वजह से। तो ये हम इससे नहीं कर सकते कुछ, इवन कि मुझे भी हुआ था लास्ट रमज़ान में, तो दोस्तों को भी हुआ है, सबको पता चल रहा है कि एक चीज़ है, तो इसे मान लेना चाहिए और इसे मेरे ख़्याल से इसे 100% इसे लगवाना चाहिए। इससे ये नहीं कि भागना चाहिए, कुछ लोग यहाँ पे भी पाकिस्तान में नहीं लगवा रहे, डर रहे हैं कि, लेकिन लगवानी चाहिए ताकि हर किसी को इससे छुटकारा मिले। ये बीमारी बहुत बुरी है और हमारे लिए बहुत बुरे असबाब इसने पैदा किए हैं, हमारी लाइफ़ में इसने बहुत सी तबाहियाँ पैदा की हैं। तो और हम एक खुद बात चाहते हैं आपकी कि काट इससे दूँ, जी, काट के मैं एक बात आपकी कर रही हूँ, सॉरी, कि कुछ लोगों के लिए कोरोना वाक़ई कुछ नहीं था, हँसते-खेलते गुज़र गया। मुझे भी पहले कोरोना हुआ पिछले साल सितंबर में, लेकिन मेरे हस्बैंड के बाद हुआ, वो जून में उनकी डेथ हुई, मुझे 3 महीने बाद उनके कोरोना हुआ। लेकिन देखिए ना, वही कोरोना एक ही फैमिली में हुआ, और बल्कि उनके साथ मेरी बेटी को भी कोरोना हुआ। एक ही वायरस था, एक ही स्ट्रेन थी। एक इंसान की वो जान ले गया और एक इंसान को पता भी नहीं चला। मुझे जो हुआ मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे कोरोना है। मेरी तो जब स्मेल लॉस्ट हुई तो जब मुझे पता चला कि जी मुझे कोरोना हुआ है। तो यानी ये हम ये कहते हैं ना कि कुछ नहीं हो रहा, क्या नहीं है, हमें तो चले कुछ नहीं होगा, हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए मौत हो।
तो हम एक सिंपली किसी को बांटते फिर रहे हैं कोरोना, तो वो उससे बेहतर है कि हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो शायद हम दूसरों को नहीं फैला सकेंगे। और एक मैं समझती हूँ, अगर अपने लिए नहीं करना चाह रहे तो दूसरों के लिए कर लो, सदका जारिया समझ के कर लो कि हमारी वजह से कोई दूसरा महफूज रह सके, हम उसका एटलीस्ट एक सोर्स ना बन सके फैलाने का। तो ये सब चीजें अगर हम सोच के करें कि शायद हम दूसरों के काम आ जाएं, या हमारी फैमिली में कोई किसी को हमारी वजह से लग जाए और वो दुनिया से ही चला जाए हमारा प्यारा, तो उससे बेहतर है कि हम इसकी तरफ आए। और मैं तो फिर आपको ही थैंक यू कहूंगी हामिद, कि आपने अगेन मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ बोल सक रही हूँ और बता पा रही हूँ सबको। और जो काम आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और अल्लाह में आपको इसका अजर दे। और बस इसी तरह लगे रहें अपने इस काम पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश रहती है कि सबको सबको आगाह करूँ। जो जो नई चीज़ आती है फ़ौरन कोशिश होती है उसे फैलाऊँ। हालाँकि मैंने आपको बताया था कि और ये भी बताऊँ कि ये सेकंड टाइम रिकॉर्ड हो रहा है इंटरव्यू, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये करप्ट हो गई फाइल, फिर हमने पहली दफा प्लान ज्यादा अच्छा था। आज मुझे लग रहा है कि आज मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ नहीं, कि नहीं आप सुबह कि से मैं वीकनेस का शिकार हूँ, और अभी भी मैं उसी उसमें उठ के मैं तुम्हारे लिए तैयार होके बैठी हूँ। नहीं, अदरवाइज तो नहीं मैं कोई कंबल नहीं, लेकर आप लेटी हुई अपना थी यहाँ ख़्याल पे। करें तो इंशाल्लाह हम जितना हो सका इसमें हेल्प करेंगे, लोगों को बताते रहें कि नई से नई चीज़ें। तो मैं और यही किसी कहूँ को किसी किस्म की हेल्प की जरूरत हो ये टर्की में, तो वो अगर ग्रुप्स में है आपके ग्रुप्स में, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सिलसिले में। क्योंकि मैं मेरा ख्याल में एक शायद वाहिद बंदा हूँ जिसको किसी किस्म का कोई स्टेक्स नहीं है। मैं हर किसी चीज जो है ना बहुत ब्लंटली और बहुत हामिद की तरह बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। मैं किसी को कोई गलत डिसीजंस नहीं होने देती। अगर मुझे कोई कह रहा है कि टर्की हम आ रहे हैं, तो मैं उसे कहती हूँ कि ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये सोच के आप रुक जाए। किसी ने मुझे अभी रिसेंटली कॉल किया और बेचारी बड़ी डिसअपॉइंट हुई, मुझे बाद में बड़ा अफसोस भी हुआ कि पता नहीं शायद मैंने उसको मना कर दिया कि क्या हुआ। लेकिन मैंने उसको रियलिटीज बताई कि भाई स्कूलिंग अगर आप आ रहे हो तो स्कूल्स के ये मसाइल हैं जो कि मैं अभी तक फेस कर रही हूँ, ठीक है। और अकेले रहने के क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पे, फीमेल्स के लिए क्या मसाइल हैं, यानी ये काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अगर बोल्डली बात करें, ओपनली बात करें। मुझे लगता है पता नहीं लोग क्यों सच सच बोलते हुए घबराना चाहिए। वैसे तो हमारे सुनने वाले भी सच सुनने के आदी नहीं है। वो भी ये कहते हैं कि हामिद भाई खुद तो बैठे हुए टर्की में और हमें मना कर रहे हैं, या फरिया खुद टर्की में बैठी है और हमें मना कर रही है। तो मैं फिर यही कहूंगी कि मेरी सिचुएशन या हामिद की सिचुएशन को देख के कोई मत आए। हो सकता है मेरे पीछे कितना बड़ी सपोर्ट है, या मैं किस तरह से सेटल हो गई हूँ, ठीक है ना। अब हो सकता है उस वे में कोई दूसरा सेटल ना हो पाए, या ये क्या कि अकेली फीमेल रह रही है तो वो रह सकती है। लेकिन मेरे पीछे मेरे ऑफिशियली कितनी सपोर्ट है वो आप लोगों को भी आइडिया ही है। तो इस तरह से थोड़ा सा है कि हर इंसान की जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो फर्क होते हैं। और अगर आप इतने स्ट्रांग इनफ हैं कि आप हर सर्कमस्टांसेस में लड़ सकें और खूब खुला पैसा लेकर आ रहे हैं और सिर्फ चिल करने के लिए ला रहे हैं कि अगर कुछ ना बना तो हम वेस्ट करके जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मोस्ट वेलकम है। इससे बेहतर कंट्री तो कोई है ही नहीं। लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि मुझे उनको बेचारी इतनी डिसअपॉइंट हुई ना कि मुझे बाद में अफसोस भी होता रहा कि नहीं, नहीं मैंने शायद अफ़सोस की मना कर बात दिया। नहीं है। फिर आप लेकिन मैंने उन्हें क्लियर पिक्चर बताई। आप अगर ऐसे ही है। 8 साल के बच्चे को, बड़ा बच्चा आपका 8 साल का है और छोटे दो आप साथ लेके आ रहे हैं, ग्रेड 3 के बच्चे को, और बाकी बच्चे अभी आपने दाखिल कराना है, और अकेली औरत आ रही है, हस्बैंड उनके अगर मिडिल ईस्ट में कहीं पे, तो आप ये देखें कि उस अकेली औरत का पता नहीं कैसे, मुझे नहीं लगता कि कोई आसानी है। जबकि आप अभी इतने अरसे से मैं रह रही हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह कम्युनिकेट भी नहीं कर पाती हूँ चीजों। मैं अभी बार बार कह रही हूँ ट्रांसलेटर की जरूरत है, ट्रांसलेटर की जरूरत है, जबकि मेरे ऑफिस में फुल टाइम ट्रांसलेटर्स मौजूद हैं। मैं अभी भी एक कॉल करूं तो मुझे मेरे ट्रांसलेटर घर पहुंचेगा मुझे बात करने की, या मैं वो मुझे सपोर्ट कर देगा, तो अगले बंदे को फोन कर हम्म। देगा। स्टिल मैं अभी भी इतनी परेशान होती हूँ कि अगर कोई नॉक कर दे डोर पे आके, तो मैं घबरा जाती हूँ कि मैं उससे किस तरह से बात करूं। अब गूगल तो हर जगह नहीं बात कर सकता, और टर्की सीखने में आपका दिमाग और आपका टाइम जरूर लगेगा, कि थोड़ा टाइम में आप सीखेंगे। इतनी जल्दी टर्किश फ्लुएंट नहीं हो सकते आप। छोटे मोटे सेंटेंसेस आप सीख लेंगे, लेकिन गुजारा हो जाएगा। लेकिन पूरी तरह से फ्लुएंसी होना और ये शो होना कि जी आप टर्किश पूरी जानते हो और कोई आपके साथ कोई स्पैम ना कर सके, ये बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो मैं फिर आपके इसी चैनल से और इसी वीडियो के थ्रू ये कहूंगी कि जो भी डिसीजन लेने लगे उसका पूरा होमवर्क करें, और जरूर आके विजिट पे यहाँ पे रुकें।
20 दिन मेरे ख्याल में रुक जाओ किसी जगह पे जहाँ पे कोई आपका सपोर्ट ना हो, तो फिर आप देखें कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रॉब्लम वो देख ऐसे ही आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। जो रियलिटी है हम वही तो बता रहे हैं, लोग ये आप लोग नहीं बिल्कुल ना सही मान कह रहे, रहे लोग यही हैं, समझ लोग रहे नहीं हैं कि हम मानते, लोग नहीं लोग ये मानते, लोगों को ये मानना पड़ेगा। और नहीं, जो नहीं मानते देखें हमारा हक है बताना, और जो नहीं मानते तो उनके लिए यही है कि आके देखें, फिर एंजॉय करें आगे, लेकिन वो पैसा ले गए कि उनको वो पैसा जो चला भी चिल जाए। करना है, हाँ, जो चिल करना है, जो दुख ना चिल हो, करना है, हाँ, दुख ना जो हो वो आपने पैसा लगाएं, वो फिर पैसा आपको दुख है नहीं तो होगा। अभी आपको लगेगा ठीक है हमने चिल किया, हम थोड़ा हाँ, एंजॉय बहुत किया है, एंजॉय किया क्योंकि कंट्री वेदर भी विजिट की बहुत है खूबसूरत आगे। है, हाँ जी, टर्की भी बहुत खूबसूरत है, खूब एंजॉय करें, खाना पीना भी बहुत अच्छा है। देखिए बात तो वही है, जिसने तो चिल करना है उसके लिए तो खूबसूरत है। अब मैं एक बात है, हम्म। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने पे बात रखे करें, ताकि आपको भी पता हो और उनको भी पता हो, हाँ भी ये बंदा बात सही कर रहा है। अब मैं, चाहे मैं पाकिस्तान में आया हूँ, चाहे मैं टर्की में रहा हूँ, अब टर्की में इतनी प्लानिंग, सब कुछ आपके सामने, कितने अरसे से किया काम, स्टार्ट करने की भी कोशिश, लेकिन कोरोना ने इतना डिस्टर्ब किया। अभी मैंने काफ़ी वीडियोस बनानी है इस पे, अभी तो ज़रा टाइम की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो इसे मज़ीद कंटिन्यू करूँगा, मैं वीडियो बनाऊँगा इस पे, लोगों को बताऊँगा। अब तो मेरे पास वहाँ का भी ग्राउंड रियलिटी मेरे पास जो सारी है, मैंने अभी काफ़ी वीडियोस इस पे लगानी है, तो लोगों को बताना चाहिए ताकि लोगों को पता चले क्या सच है क्या झूठ है। लोग सच तो बताते ही नहीं है, जितने बैठे हैं आपके सामने कौन बता रहा है सच। एक मैंने आगाज़ किया जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को इससे मसले भी हैं, और लोग चाहते हैं, लोगों अब मैं मुझे भी लोग कांटेक्ट करना छोड़ देंगे, वो कहेंगे इस बाजी के साथ कोई बात ना करे, ये तो नेगेटिव ही बता रही है। लेकिन मैं नेगेटिव नहीं बता रही, मैं पॉजिटिव भी बता रही हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आप अपना होमवर्क करके आए, बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क करके, और बड़ा जिगरा करके आओ, मैं कहती हूँ। ठीक है, कि अब आपको ये टेंशन ना हो कि जी जो है आप मेरा ख्याल में मेरे लिए भी सर्वाइवल मुश्किल होती है अगर मेरी अच्छी जॉब ना होती है। अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह से मैं अच्छी पोजीशन पे हूँ, अच्छी जॉब पे हूँ। अगर वो जॉब मुझे पहले ना मिलती, टर्की आने से पहले से ना मिलती, तो मेरे लिए काफी मसाइल होते कि मैं अभी तक मैं मसाइल फेस कर रही हूँ अपने बच्चों के स्कूल का। मेरी बच्चियां अभी पाकिस्तान गई हुई हैं एग्जाम्स देने के लिए, और आगे भी वो मुझे लगता है पाकिस्तान से कंटिन्यू मैंने उनकी करानी एजुकेशन, क्योंकि $10,000 पर एनम मेरा नहीं ख्याल कि एक हाई फाई क्लास ऑफ पाकिस्तानी कैन ऑल्सो अफोर्ड दिस थिंग, और वो भी किसी सही बात है। अमेरिकन स्कूल की नहीं है। आज भी मुझे अमेरिकन स्कूल का मैसेज आया हुआ है कि जी हम आपके लिए गाड़ी अरेंज करते हैं, आप आके हमारे स्कूल का सर्वे करके जाए अपने बच्चे को एडमिट कराना। अब अमेरिकन स्कूल में आप चले जाते हैं, बेशक में है, अमेरिकन स्कूल की तो इससे 3 गुना और ऊपर है फीस। अभी ये नॉर्मल मिकी माउस स्कूल है कि इन्होंने ब्लेंडिंग की हुई है, अरबिक, टर्किश, कैम्ब्रिज, अमेरिकन सिस्टम, इसको एक बॉक्स में डाला और फिर घुमा के, और उन्होंने कहा ये लो जी बच्चों के लिए। और पेरेंट्स को जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट फॉरनर है, वो मजबूर है कि उसने इंग्लिश में पढ़वाना है बच्चा। अब वो कहते हैं जी हम आपके बच्चे को इस चीज में कराना चाहते हैं कि इसमें अरबी भी उनको समझ आ जाएगी, टर्किश भी सीख जाएगा, जबकि वो कुछ भी नहीं सीखेगा उनमें से। ना वो अमेरिकन सिस्टम में स्टैंड कर रहा है, ना वो कैम्ब्रिज सिस्टम में स्टैंड कर रहा है, ना वो टर्किश सिस्टम में स्टैंड कर रहा है। वो समझ ही नहीं आ रहा कि वो किधर से किस एग्जाम के साथ वो बच्चा पास करेगा। तो वो वाले वो स्कूल्स हैं जिनकी टीचर्स भी उनकी अपनी कम्युनिटी के स्कूल्स खोले हुए उन्होंने, अरबियों ने ज्यादातर है, और उनके वो स्कूल जो है अरबी रन कर रहे हैं, उनके अरबी टीचर्स हैं, कुछ 2-4 उन्होंने टर्किश रख ली हैं, कुछ 1-2 वैसे टीचर्स उन्होंने हायर कर लिए हैं। तो लेकिन वो प्रॉपर कैरिकुलम को बेस नहीं कर रहे। जो प्रॉपर बेस्ड कैरिकुलम्स हैं वो मैंने आपको बताया है कि वो $10,000 से ज्यादा ही है बच्चों की फीस, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से भी बहुत ज्यादा फीस है। यूनिवर्सिटीज की फीस इतनी ज्यादा नहीं जितनी स्कूल्स की फीस है, और मेरे ख्याल में हामिद ने भी सर्वे किया होगा इन स्कूल्स के बारे में कि फीसें इतनी ही हैं इनकी। तो इसलिए काइंडली ये सोच कर आए कि आपने अगर आना है तो क्या, और अगर बच्चा टर्की सीख भी जाएगा, मान लिया कि वो टर्की सीख जाएगा, लेकिन एक बच्चा अगर, जिस तरह मेरे बच्चे पाकिस्तान से बीकन हाउस के पढ़े हुए थे, तो उनका स्टैंडर्ड इनके सरकारी स्कूल के स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच नहीं करता। यानी अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहें टर्की की, तो वो पाकिस्तान से अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे सरकारी स्कूल्स की भी, मैं इस्लामाबाद से बेस्ड हूँ, मैं इस्लामाबाद की बता रही हूँ कि जितने हमारे इस्लामाबाद के मॉडल स्कूल्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, उनके स्कूल्स की क्वालिटी इनके स्कूल से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह से हम वो बच्चे उसमें भी वो मिसफिट है।
वहां पे भी मैंने नोटिस किया कि वो अगर मैं सरकारी में भी बच्ची को दाखिल करा देती हूँ तो वो बिल्कुल ही जीरो पे चली जाएगी, वो ना इंग्लिश ना टर्किश कहीं पे भी नहीं रहती। तो अब मैंने ये सोचा कि मैं ऑनलाइन उनको पाकिस्तान से क्लासेस दिला के तो पाकिस्तान से कैम्ब्रिज उनको रजिस्टर्ड करवाऊंगी, या फिर यहाँ के कैम्ब्रिज, क्योंकि मैं यहाँ जब आई हूँ तो मुझे यहाँ कैम्ब्रिज को मैं कॉल करती रही, इवन मैंने यूके कॉल किया तो भी मुझे ब्रिटिश काउंसिल के नंबर यहाँ पे ट्रेस नहीं हो रहे थे। यानी इतना डिस्करेज है यहाँ पे कैम्ब्रिज सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम को कि वो नहीं हो रहे थे। तो इससे फिर मुझे मजबूरन पाकिस्तानी बच्ची को रजिस्टर्ड करना पड़ा ओ लेवल्स में, और अब वो ओ लेवल्स के एग्जाम्स देने गई है। तो मैं सबको यही कहूंगी कि अगर बच्चे साथ हैं, छोटे हैं, तो ठीक है, आप कह देते हैं कि जी छोटे बच्चे को दाखिल करा दिया, उसको सरकारी स्कूल में भेज दें, वो शायद अंडरस्टैंडेबल है, बच्चा सीख जाएगा टर्किश और वो एक सिस्टम में फ्लो कर जाएगा। लेकिन जो बच्चा अगर ग्रेड 4-5 से आ रहा है, बीकन हाउस से, किसी लाहौर ग्रामर से, या किसी सिटी स्कूल से, या किसी भी अच्छे स्कूल से आ रहा है पाकिस्तान के, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इनके सिस्टम्स में फ्लो कर सकेगा और वो आगे उसी तरह से जाएगा। वो मेरे ख्याल में डिटेरियोरेट हो जाएगा बच्चा। मैंने एशियन साइड के भी स्कूल चेक किए हैं और यूरोप के भी किए हैं। एशियन की हाँ एजुकेशन में मुझे बेहतर लगता है क्योंकि उनका डिसिप्लिन और उनका एनवायरनमेंट थोड़ा सा प्योर टर्किश एनवायरनमेंट है एशियन साइड पे। इधर थोड़ा सा आपके मिक्स बच्चे हैं, सोमालियन, सुडानियन, ईरानियन। तो जो टीचर है ना वो भी कंफ्यूज है कि वो किनसे क्या लैंग्वेज बोले, क्योंकि मोस्टली टीचर्स को भी इंग्लिश नहीं आती सरकारी स्कूलों में। इनके वो जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो उनको ट्रांसलेटर बुलाना पड़ता है या आप अपना ट्रांसलेटर साथ लेके जाते हैं। तो इतना बड़ा डायलेमा है कि जहाँ प्रिंसिपल बैठी है सरकारी इंटरनेशनल एक कम्युनिटीज उनके पास है, लेकिन वो फिर भी इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो वो वहां जाके आपके बच्चे को आपने जब एडमिट कराना है और आपके बच्चे ने जिसे सर्वाइव करना है, वो तो अल्लाह मालिक है और बच्चा मालिक है। वो पता नहीं वो बच्चा किस तरह से संभालेगा अपने आप को। तो ये सब इश्यूज तो हैं, इनको इनके ऊपर मैं हमें तुम्हारे साथ अच्छी सी एक प्रेजेंटेशन के साथ एक वो रखूंगी जूम मीटिंग। ठीक नहीं, है। वो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए मैं वही कह रहा, आपकी आपने वैक्सीन लगवाई है तो आप रेस्ट की ज़रूरत है, आप रेस्ट करें, हाँ इंशाल्लाह आप जी, जॉब मैं से बस भी वही आएंगे। रेस्ट करना चाह रही हूँ मैं। हाँ जी। तो अभी ठीक है, हम यहाँ पे थैंक यू। ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके साथ नए टॉपिक के साथ, फिर जो कंटिन्यू हम करेंगे। आप थोड़ा रिलैक्स हो अभी तो। हाँ, मैं एक दो टॉपिक आपको अभी बता देती हूँ कि जो मैं करना चाहती हूँ। एक तो लेडीज, सर्वाइवल ऑफ लेडीज इन टर्की, के जो काफी लोग इंटरप्रेन्योरशिप लेकर आ रहे हैं कि जी हम्म, हमने बिजनेस करना है, लेडीज बिजनेस में आना चाह रही है, ये करना चाह रही है, उससे रेलिवेंट। और सेकेंडली ये कि एजुकेशन मदर्स के लिए गाइडलाइन फॉर मदर्स, ठीक है, कि किस तरह से माएँ जो हैं अपने बच्चों को यहाँ पे कैरी करेंगी और किस तरह से होगा। ये अच्छी बात है। आप देखिए, आप अकेली वहाँ पे बच्चों के साथ लेके चल रही हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है। हम तो देखें थे वहाँ पे, हमने तो एक इंसान देखें, एक लाइक लड़के का साथ होना और एक हस्बैंड का साथ होना और बात होती है, और एक अकेली अकेली लेडी को सरवाइव करना वो और बात होती है। तो इसमें आप बहुत अच्छा गाइड कर सकेंगी। मेरे साथ मैं फिर कह रही हूँ कि अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि सही मेरी बात जो है। ऑफिशियल सेटअप है वो मुझे बहुत सपोर्टिव है, बहुत प्रोटेक्टिव है मेरे लिए। इसी वजह से शायद मैं इधर रह रही हूँ फाते में, अपने ऑफिस की वजह से कि करीब में, कि मुझे चीजें अवेलेबल हैं और सारा कुछ है। तो अदरवाइज वाकई में जो यहाँ यहाँ प्रॉब्लम्स हैं वो है ही है, प्रॉब्लम्स तो है। आपने तो आदमियों के प्रॉब्लम्स फेस किए, तो औरतों के लिए तो जो प्रॉब्लम्स होंगी तो ऐसे ही वो ऐसे ज्यादा ही है। ऐसे तो वो ही। ठीक सारी है, चीजें हैं सब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बात ज़रूर करेंगे। करेंगे। आप अभी रेस्ट करें, मैं आपका ज़्यादा टाइम ले गया हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर मैं नेक्स्ट बार टॉपिक पे बार आएंगे। इंजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन बातें दोबारा रिमाइंड कराना हाँ चाह जी। रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईद वाले नंबर लेने, सेकंड ई नफूज, और फिर थर्ड आपने वही हॉस्पिटल किस तरह से जाना है, सारी अपॉइंटमेंट्स वगैरह। ये सारी ठीक है, और उसका मुझे आप लिंक्स भी सेंड कर देना, वो मैं मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी सारा वो दे भेजती दूंगा। हूँ। मैंने आपको कल भेज दिए थे जब मैंने नहीं, सैटरडे को किया। नहीं, आप दोबारा भेज वो मुझे नहीं मिले थे, आप दोबारा मुझे भेज देना। मैं लिंक्स अच्छा, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ताकि जहाँ जहाँ से होता है वो सब करवा सकें इजीली, उसकी अपॉइंटमेंट ले ठीक सकें हो हर गया। चीज़। थैंक ठीक यू हो सो गया, मच ठीक आपके है, टाइम का। थैंक यू। इंशाल्लाह अभी रेस्ट करें, इंशाल्लाह मिलेंगे थैंक नेक्स्ट यू। वीडियो में। दुआओं में याद सी यू, गुड रखें। बाय, अल्लाह ठीक है, हाफिज। सी यू, बाय। अल्लाह हाफिज।